हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हमने संविधान के बारे में बताया था आपको किस तरह से भारतीय संविधान को हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों हम यूपीएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल को कवर करते हुए चलेंगे। हालांकि और बहुत सारे एग्जामों को दोस्तों कवर करते हुए चलेंगे, यानी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने क्या है पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था दोस्तों किस तरह से हम क्या है भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। तो उसी को ध्यान में रख के दोस्तों सबसे पहले हमने बताया था आपको कि हमें क्या पढ़ना है, संविधान की ऐतिहासिक, क्या बताया था दोस्तों, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों, पृष्ठभूमि क्या है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों संविधान की, किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ था, उस पर दोस्तों हम क्या है बात करेंगे। और ये जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मैंने आपको बताया था कि इसको दो पार्टों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक तरफ मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन, कंपनी का शासन पढ़ेंगे दोस्तों। और क्या पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ बताया था मैंने दोस्तों ताज का शासन। क्या बताया था दोस्तों, ताज का शासन। यानी अगर हम कंपनी के शासन की बात करते हैं तो दोस्तों कब से कब तक था ये, 1773 से लेकर 1858 तक था। और ताज का शासन दोस्तों कब से कब तक था, ये 1858 से लेकर 1947 तक। यानी जब तक भारत आज़ाद होता है तब तक किसका शासन रहता है दोस्तों, ताज का शासन रहता। तो यहीं से दोस्तों हमारे संविधान की शुरुआत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में सीधे सीधे दोस्तों कुछ एक्टों के माध्यम से उठा लिए गए। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान का लगभग 50 से 60% भाग उसी से उठा लिया गया था, यानी डायरेक्टली क्या है वहीं से उठा लिया गया था। तो उसको क्या है हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ताज का शासन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कंपनी का शासन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन पढ़ेंगे दोस्तों। और कंपनी का शासन कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों, 1773 से लेकर 1858 तक था। यानी अगर हम कंपनी की बात करती हैं दोस्तों तो 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है दोस्तों, ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। यानी वहाँ के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहाँ की जो रानी थी महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने क्या है एक अधिकार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा था। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, ये केवल और केवल क्या है व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे दोस्तों इस कंपनी के अधिकार बढ़ते चले गए। यानी ऐसा माना जाता है कि 1757 तक आते आते क्या है कंपनी ने कई सारे क्या है अधिकार बढ़ा लिए थे। और 1764 यानी बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध से पूरी पृष्ठभूमि दोस्तों क्या है क्लियर हो जाती है। यानी जो कंपनी पहले व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, अब वो धीरे धीरे क्या है भारत में दीवानी और क्या है राजस्व अधिकार को क्या है संभालने लगी है। यानी पहले वो क्या है कंपनी व्यापार करने भारत आई थी, अब धीरे धीरे क्या करने लगी थी दोस्तों, वो भारत में क्या है राजस्व वसूलने लगी थी और दीवानी मामलों को क्या है अपने हाथ में उसने ले लिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था उसको हम क्या कहते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। यानी ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए थे। यानी अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की दोस्तों, तो सबसे पहले क्या प्रावधान कर दिया गया था, यानी इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट किया गया था। कंपनी को क्या किया गया था दोस्तों, रेगुलेट किया गया था, यानी नियमित किया गया था। और क्या किया गया था दोस्तों, नियंत्रित किया गया था। यानी इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट किया गया था और कंपनी को नियंत्रित किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से और क्या प्रावधान कर दिए गए थे दोस्तों, भारत में दोस्तों राजनीतिक और
प्रशासनिक कार्यकरणों को मान्यता दे दी गई थी। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्य को नियमित कर दिया गया था और नियंत्रित कर दिया गया था, और साथ में जो कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को करने की मिल गई थी दोस्तों, मान्यता मिल गई थी। यानी कौन कौन से कार्यों को? राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को करने की मान्यता मिल गई थी दोस्तों। इस एक्ट के माध्यम से ही दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही दोस्तों, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी दोस्तों। यानी अगर हम एक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कब लाया गया था? 1773 में लाया गया था। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को नियमित और रेगुलेट करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट लाया गया था, उसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को नियमित किया गया और नियंत्रित कर दिया गया। यानी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को करने की मान्यता मिल गई थी। यानी पहले ये कंपनी केवल और केवल भारत में व्यापार करती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद दोस्तों इसको क्या है? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को करने की मान्यता भी मिल गई थी। इसीलिए दोस्तों भारत में क्या है? केंद्रीय प्रशासन की नींव भी कब से पड़ जाती है? 1773 से पड़ जाती है। और क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों? अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, इसके माध्यम से और क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे दोस्तों? इसके माध्यम से दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था दोस्तों, उसको क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था दोस्तों? यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे, जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, उसको क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन थे दोस्तों पहले बंगाल के गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। कौन थे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो वो पहले क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे। यानी जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, उसको क्या है? अतिरिक्त पावर मिल गई थी और उसको क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद और क्या क्या प्रावधान किए गए थे? पहला तो दोस्तों ये प्रावधान कर दिया गया था, और दूसरा क्या प्रावधान कर दिया गया था? मद्रास और किसके दोस्तों? मद्रास बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, उनके गवर्नरों को दोस्तों बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था दोस्तों। गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। यानी पहले क्या है? मद्रास और बम्बई के अलग अलग दोस्तों गवर्नर हुआ करते थे, उनके पास अलग अलग क्या है? पावर थी। लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था दोस्तों, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही क्या है? मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उसके अधीन कर दिया गया था। तो यानी कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे दोस्तों, उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया था, और बंगाल का जो गवर्नर था दोस्तों, उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था, और उसको क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों ऐसे पहले क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से? इस एक्ट के माध्यम से यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों 1774 में कलकत्ता में दोस्तों क्या स्थापित किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही दोस्तों 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? अगर हम न्यायाधीशों की बात करते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, इसमें कुल 4 न्यायाधीश होते हैं। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा दोस्तों इसमें 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं दोस्तों? लॉर्ड इम्पे क्या है? इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कोलकाता में स्थापित किया जाता है। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है।
और क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे इसके माध्यम से दोस्तों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बना दिया गया था दोस्तों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है, निर्माण किया गया था। ये दोस्तों क्या था? कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। क्या था? कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। तो क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से? अगर हम बात करते हैं तो इसके माध्यम से दोस्तों पहले तो कंपनी को नियमित किया गया और नियंत्रित कर दिया गया था, यानी रेगुलेट करने का काम किसने किया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने। दूसरी बात दोस्तों क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को करने की मान्यता किस एक्ट के माध्यम से मिली थी? ये भी क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से मिली। और भारत में पूछा जाता है कि कई बार पूछा गया इस तरह से कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के माध्यम से पड़ी थी? तो ये भी क्या है? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, उसके माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी है। बंगाल का जो गवर्नर था दोस्तों, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी अतिरिक्त पावर उसके पास क्या है? आ गई थी। यानी तो ये किसके माध्यम से किया गया था? ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था। मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे दोस्तों, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था। और इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन दोस्तों 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सारी कमियां थी। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक और एक्ट पारित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और ये जो एक्ट होता है दोस्तों, कब पारित किया था? 1781 में किया था। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है दोस्तों, ये 1773 में जो कमियां रह गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी दोस्तों, उसको दूर करने के लिए इसको पारित किया जाता है, जिसको हम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? 1781 का जो एक्ट है दोस्तों, उसको ही क्या है? हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन कई सारी किताबों में दोस्तों अलग अलग लिखा हुआ है। कई सारी किताबों में आपने देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है दोस्तों, ये 1784 में क्या है? लागू किया गया था। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसको ही हम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से क्या है? क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो अगर ऑप्शन में 1781 और 1784 दोनों है तो दोस्तों हमारा क्या है? 1781 क्या है? करेक्ट हो जाएगा। और अगर हमारा 1781 नहीं है और पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसको जाना जाता है, तो फिर हमारा क्या? उस कंडीशन में हमारा क्या है? 1784 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन बातों पर भी क्या है दोस्तों? ध्यान रखते चले जाइए। इसके बाद दोस्तों 1781 के एक्ट के बाद हमारा एक और एक्ट आता है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक और एक्ट पारित किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करते हैं, इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पहले दोस्तों ये जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कर रही थी दोस्तों, पहले क्या है? ये एक साथ कर रही थी। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे, इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों? अलग कर दिया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे, उनको पूरी तरह से क्या है? अलग कर दिया गया था। इसीलिए दोस्तों भारत में क्या है? द्वैत शासन प्रणाली क्या है? शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? द्वैत शासन प्रणाली कहाँ से शुरू हो जाती है? 1784 से क्या है? शुरू हो जाती है। क्योंकि कंपनी पहले जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थी वो एक साथ कर रही थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उसके कार्यों को अलग कर दिया गया था, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। राजनीतिक कार्यों को करने के लिए दोस्तों एक संस्था बनाई गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो ये बात दोस्तों ध्यान रखना, कंपनी
के जो कार्य थे दोस्तों उसको अलग कर दिया गया था, राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया था और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। राजनीतिक कार्यों को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और दोस्तों प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना हुआ था। तो ये बात आप ध्यान में रखना, यहीं से क्या है द्वैत शासन प्रणाली क्या है भारत में शुरू हो जाती है। और इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों पहली बार जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। क्या कहा गया था? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र थे दोस्तों, अधीन क्षेत्र थे, उनको पहली बार क्या कहा गया दोस्तों? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र हुआ करते थे उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था इसके माध्यम से दोस्तों क्या है जो कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र आते थे उनको क्या है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से क्या है जाने लगा। तो इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, राजनीतिक कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया था दोस्तों, और प्रशासनिक कार्य कौन कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कहां से हो जाती है? 1784 से हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको पहली बार क्या कहा गया था दोस्तों? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। इसके बाद दोस्तों 1793 में एक एक्ट पारित होता है जिसको हम क्या है चार्टर्ड एक्ट कहते हैं। ये जो दोस्तों चार्टर्ड एक्ट होता है इसको क्या कहते हैं? हम आदेश पत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी जितने भी चार्टर्ड एक्ट हैं उसको क्या है आदेश पत्र भी हम कहते हैं। इसके माध्यम से दोस्तों जो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, जो कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था दोस्तों, उस एकाधिकार को क्या है बढ़ा दिया गया था। किसके माध्यम से बढ़ाया गया था? 1793 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों उसका जो अधिकार था दोस्तों, एकाधिकार था व्यापार करने का, उसको क्या है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी 1793 से कहाँ तक कर दिया गया था दोस्तों? ये 1813 तक कर दिया गया था। तो इसके बाद दोस्तों क्या आता है हमारा 1813 का चार्टर्ड एक्ट आता है। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? यानी कंपनी पहले दोस्तों क्या एकाधिकार बना हुआ था। 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट था पूरा क्या है एकाधिकार बना हुआ था कंपनी का व्यापार पर, लेकिन 1813 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो एकाधिकार बना हुआ था दोस्तों उसको क्या है धीरे धीरे कम कर दिया गया था। और ऐसा माना जाता है, यानी इसके माध्यम से क्या हुआ दोस्तों? एकाधिकार समाप्त होने लगा, समाप्त कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? यानी एकाधिकार को क्या है समाप्त कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों कंप्लीटली समाप्त नहीं किया गया था। अभी भी क्या है कंपनी का चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार क्या है कंपनी का अभी भी बना हुआ था। यानी 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कंप्लीटली समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि क्या है चीन से चाय के व्यापार पर क्या है अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था। और क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों? और क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके माध्यम से? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी लाभ होगा दोस्तों उस लाभ में से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दोस्तों, प्रतिवर्ष भारतीय लोगों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। खर्च किया जाएगा, यानी इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिया गया? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ क्या है अभी भी व्यापार पर, चीन के साथ क्या है चाय पर व्यापार क्या है कंपनी कर सकती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा दोस्तों उस पर से प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए क्या है भारतीय लोगों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसके बाद और क्या प्रावधान किया गया था दोस्तों? ये जो ईसाई मिशनरी थे दोस्तों, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई थी दोस्तों। किस एक्ट के माध्यम से मिल गई थी? आने की अनुमति मिल गई थी।
अनुमति मिल गई थी। किस एक्ट के माध्यम से मिल गई थी दोस्तों? ये जो हमारा 1813 का चार्टर्ड एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से जो ईसाई मिशनरी थे दोस्तों, ईसाई पादरी थे, उनको भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करने की अनुमति मिल गई थी। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति किस एक्ट के माध्यम से मिली है या किस चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से दी गई थी? तो ये क्या है, हमारा 1813 का चार्टर्ड एक्ट था, जिसके माध्यम से क्या है, ईसाई मिशनरी भारत आकर क्या है, अपने धर्म का प्रचार व प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरह के क्या है, प्रावधान कर दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों हमारा 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है। चार्टर्ड एक्ट आता है, यानी इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए। ये जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट है दोस्तों, इसके माध्यम से ये जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, गवर्नर जनरल था, इसको क्या बना दिया गया था दोस्तों? इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसको क्या बना दिया गया था दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी पहले क्या है दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर उसके बाद क्या बना, पहले बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, उसके बाद क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और इसके बाद दोस्तों 1833 का चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन थे दोस्तों पहले भारत के क्या है गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे दोस्तों? विलियम बेंटिक थे। यानी अगर पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक की क्या है हम बात करते हैं। और क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से? इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों भारत में क्या है, इस एक्ट के माध्यम से और क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे दोस्तों? सिविल सेवकों के लिए दोस्तों क्या है, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। किसका? खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दोस्तों, यानी किस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध में दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध में, किसके दोस्तों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध में इसको समाप्त कर दिया गया था। विरोध में किसको समाप्त कर दिया गया था? ये जो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध में इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से ही जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, उसको विधायिका के असीमित अधिकार क्या है, प्रदान कर दिए गए थे। और पहली बार दोस्तों जो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, उसके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी जो व्यापारिक कंपनी थी दोस्तों, उसको पूरी तरह से समाप्त करके क्या है, उसको एक तरह से क्या है, प्रशासनिक क्या है, संस्था बना दिया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। तो इस तरह के क्या है, प्रावधान किए गए थे। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, चार्टर्ड एक्ट की श्रृंखला में अंतिम चार्टर्ड एक्ट पारित किया गया था, जिसको हम क्या है, 1853 का चार्टर्ड एक्ट कहते हैं। चार्टर्ड एक्ट कहते हैं दोस्तों। ये क्या है, चार्टर्ड एक्ट की श्रृंखला में क्या है, अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? इसके माध्यम से दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया था। ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी दोस्तों, इसमें क्या है, इसे भारत की विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे छोटी संसद की तरह क्या है, छोटी संसद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनाई जाती थी। इसमें वही प्रक्रिया। इस एक्ट के माध्यम से और क्या क्या प्रावधान किए गए थे? इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों
सिविल सेवकों के लिए दोस्तों खुली प्रतियोगिताओं का क्या किया गया? खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया दोस्तों। और क्या किया गया था दोस्तों? इसी को ध्यान में रख के दोस्तों 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई थी, जो किससे संबंधित है दोस्तों? सिविल सेवा से क्या है? संबंधित है। तो दोस्तों 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध में क्या है? उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1853 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से क्या है दोस्तों? सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। और इसी को ध्यान में रख के क्या है? 1854 में दोस्तों क्या है? मैकाले समिति की नियुक्त की गई थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।